नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, इस पाठ की ओर हम गौर कर रहे थे। कुल 2 भाग इस पाठ के हो चुके हैं, पन्ना नंबर 84 तक। आज शुरू करेंगे पन्ना नंबर 85। हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के उस जमाने के जो लेखक थे, उन सारे लेखकों का प्रभाव अमृतलाल नागर जी पर था। कौन कौन से लेखकों का प्रभाव था, कौन कौन से राजनीतिक नेताओं का प्रभाव था, तथा उस सामाजिक स्थिति का उन पर कैसा प्रभाव था, ये सारे प्रश्न जो है इस साक्षात्कार में विश्वनाथ तिवारी जी ने अमृतलाल नागर से किए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर इन्होंने दिए हैं। तो चले आगे देखते हैं। एक प्रश्न यहां किया था नागरलाल जी ने कि अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं। तो इन्होंने कहा था रामविलास शर्मा, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय और इनके साथ साथ अंतोन चेखव और टॉलस्टॉय, इनको भी वे पसंद करते थे। तो आगे चलकर तिवारी जी और एक प्रश्न पूछते हैं, आपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। तो नागर जी जवाब देते हैं, हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह भी काफी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। देखिए, सामाजिक तौर पर काम करते हुए मैंने अलग अलग जातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, इन सभी पर गौर किया है। और जाति जमातियों के रीति रिवाज के संबंध में जो जानकारी है, ये भी इन्होंने इकट्ठी की है। बहुत सारे लोगों के उनको पत्र आते थे, उनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। उन पत्रों का भी संग्रह उनके पास है, लेकिन ये पत्र जो है आज उनके पास व्यवस्थित तरीके से नहीं है। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, अर्थात विविध जाति जमातियों के रीति रिवाज को तथा रीति रिवाज की जानकारी लेते हुए उनको यहाँ वहां घूमना पड़ा। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों से तथा बूढ़े लोगों से उन्होंने बहुत सारी जानकारी समाज के रीति रिवाज की हासिल की है। गदर के फूल, गदर से मतलब है विद्रोह। गदर से मतलब क्या होता है? विद्रोह। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। ऐसा एक संग्रह उन्होंने लिखा है। भारत में जो विविध जातियां हैं, उन जाति जमातियों के रीति रिवाज क्या है, इसको लेकर एक संग्रह उन्होंने लिखा है, गदर के फूल नामक। तो ये गदर के फूल नामक संग्रह जब वे लिखने गए थे तथा लिख रहे थे, तो अलग अलग लोगों से उन्हें मिलना पड़ा था। तो तिवारी जी कहते हैं, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थानीय काम, स्थानीय कार्य। जब आपने उपन्यास लिखे हैं, खुद के उपन्यास, तो आपको फील्ड वर्क बहुत करना पड़ा, स्थानीय कार्य बहुत करना पड़ा। जैसे माहौल का उपन्यास था, उस माहौल में आप गए, वहां आपको कार्य करना पड़ा, ऐसा इस प्रश्न का अर्थ है। तो नागर जी कहते हैं, हाँ बहुत काम करना पड़ा है। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल, ये उपन्यास जब मैंने लिखा था, तो इस उपन्यास को लेकर मैंने तथा इस उपन्यास में मैंने जो सफाई कर्मी है, ऐसे सफाई कर्मियों की जानकारी देने का प्रयास किया है, उनकी समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है, उनका रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनकी रीति, उनकी संस्कृति,
इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए, इन सारी बातों का ब्यौरा लेने के लिए मुझे सफाई कर्मियों की बस्ती में भी जाना पड़ा। वहां से मैंने जानकारी हासिल की और उन सफाई कर्मियों के जीवन पर मैंने ये उपन्यास लिखा। कौन सा? नाचो बहुत गोपाल। सफाई कर्मियों के जीवन पर लिखा हुआ ये उपन्यास है। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। देखिए, मैंने कहा इनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज कैसे थे, उनका भी जिक्र उस उपन्यास में किया है। मतलब ये है कि जिस विषय पर आप उपन्यास लिखते हैं, जिस विषय पर आप कहानी लिखते हैं, जिस विषय पर आप कुछ साहित्य लिखते हैं, तो आपको वही जाकर स्थानीय कार्य करना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब ऐसे ही लोगों के साथ रहना पड़ता है, उनसे जानकारी हासिल करनी पड़ती है। तो उन्हीं के तहत सफाई कर्मियों की जानकारी हासिल की। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? क्या आपके हिसाब से मन और प्राण अलग है? देखिए, एक अलग सा प्रश्न इन्होंने कर दिया। ऊपर यदि देखें कि सफाई कर्मियों की जानकारी हासिल की, इसका मतलब सामाजिक कार्य इनका बहुत है। समाज में कौन सी समस्याएं चल रही है, उन समस्याओं को ये उजागर करते थे अपने साहित्य द्वारा। ये प्रतीत होता है। मैंने कहा ना, सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन तथा सांस्कृतिक जीवन उनका कैसा था, ये अलग अलग उदाहरणों से पता चलता है। तो यहाँ अलग सा प्रश्न किया है, मन और प्राण को अलग मानते हैं क्या? तो नागर जी उत्तर देते हैं, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। प्राण तत्व जो है वह हमेशा मन से अलग है। जिस दिन शरीर में से प्राण तत्व निकल जाता है, उस दिन मन कुछ काम नहीं करता। इसलिए मन को प्राण से हमेशा अलग रखें। ये जो हृदय है, हृदय में जो आप अभ्यास करते हैं, माहौल के मुताबिक जो लोगों की मदद करते हैं, अच्छे बुरे विचार रखते हैं, ये सारा मन का काम है। मन में अच्छे बुरे विचार रखना, लोगों के लिए कुछ करना, ना करना, ये मन का काम है। प्राण का काम ऐसा नहीं है। प्राण न जाने कब आएगा, प्राण न जाने कब से शरीर में से निकल जाएंगे, ये पता नहीं। मतलब ये है, जब तक आपका मन यानी कि हृदय जब तक शुरू है, जब तक विचार करने की क्षमता है, तब तक काम करते रहो। मन में केवल काम की भावना रखो। बहुत अच्छा विचार यहाँ दिया हुआ है। यही इस वाक्य का अर्थ है। जब तक आप जिंदा है, तब तक मन में अच्छे विचार रखो, अच्छा करने का प्रयास करो, दूसरों के प्रति सद्भावना रखो। प्राण क्या है? प्राण तो कभी भी निकल जाएंगे। आपके सामने अभी खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे, हम क्या करेंगे भैया? लेकिन जब तक जिंदा है, तब तक मन है। जब तक जिंदा है, तब तक मन है, और प्राण यदि निकल जाए तो मन भी खत्म हो जाता है। मन की गति आगे तक है। प्राण की गति को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मन की गति को भी कोई रोक नहीं है। इसी क्षण में यदि आपका मन यहां है, तो दूसरे क्षण में आपका मन दिल्ली पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है, ब्रिटेन पहुंच जाता है। मन की गति आगे तक है। विचारों की गति जो है मन में निर्माण होती है। इसलिए मन की गति जो है प्राण से भी आगे है। प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। जब तक मन अच्छा विचार करता है, तब तक अपने प्राण बचाए रखे। यही हिदायत देने का प्रयास किया है। देखिए,
मन प्राण से ही सदता है। मन की बात करें तो मन एक निर्मल जल है। क्या उत्तर दिया है अमृतलाल नागर ने कि मन एक अमृत जैसा निर्मल जल है और मन में ही जीवन के संस्कार रंगते हैं, प्राण में नहीं। इसलिए प्राण के निकलने के पहले मन को जितना निर्मल जल से रंगना चाहिए उतना रंग लेना चाहिए। मतलब जितने अच्छे कार्य हमसे हो सकते हैं उतने कर लेने चाहिए। इसलिए मन में दूसरों के प्रति हमेशा सद्भावना रखनी चाहिए। मन प्राण से ही सदता है। आपका मन अच्छा है तो प्राण भी आपको साथ देता है, उसी के साथ चलता है। जीवन जीने की इच्छा यदि आपकी है, अच्छे काम करोगे तो जीवन जीने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। बुरे काम करोगे तो लोग ताना मारेंगे, तो आपको सहन नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, शरीर से प्राण कब निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, यदि आप सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अपना जीवन एक अच्छे विचारों से भरने के कारण, दूसरी बुराइयां हमारे मन में न होने के कारण हम हमेशा अच्छा विचार करते हैं और प्राण तत्व भी हमारा साथ देता है। इसलिए मन अच्छा रखो, प्राण भी आपके साथ देगा। तिवारी जी, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है। सूर पंचशती नाम का जो ग्रंथ लिखा है सूरदास के संदर्भ में अमृतलाल नागर ने, तो उसी पर तिवारी जी ने अमृतलाल जी को प्रश्न किया कि सूर में यानी कि सूर पंचशती में आपने मन को ही पकड़ा है, प्राण को ज्यादा महत्व नहीं दिया बल्कि मन को ज्यादा महत्व दिया है, हृदय को ज्यादा महत्व आपने दिया है। क्या यह सच है? तो नागर जी, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, भाई हाँ, मैंने मन को ही ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि मन के बारे में सूरदास ने लिखा है और जो सूरदास ने लिखा है उसी का जिक्र मैंने कहा किया है, सूर पंचशती में किया है। तो सूर ने कहा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटीट्यूट आई बनाएगी। देखिए, सूरदास की आंखें नहीं थी, ये बात सच है, खंजन नयन थे वे अंधे थे, तो भी सूरदास ने एक जगह लिखा है अपने साहित्य में कि मैं 10 दिशाओं की ओर देखता हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, अज्ञेय वायव्य, है कि नहीं? ये अज्ञेय, वायव्य अज्ञेय, वायव्य ईशान्य अज्ञेय, और ये नैऋत्य, और ऊपर और नीचे, ये 10 दिशाओं में मैं देख लेता हूं। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि सूरदास मन से देखते थे। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटीट्यूट आई बनाएगी। मतलब आपकी पूरी प्राण शक्ति यदि मन में उतर जाती है, आपका मन साफ है, तो आप बिना आंखों के देख सकते हैं। मतलब दुनिया की क्या समस्याएं हैं ये जान सकते हैं। तो ये एक अलग सी आंख निर्माण अपने आप हो जाती है, भले ही आंखें हो ना हो। ये आंखें देखने का केवल माध्यम है, लेकिन सही मायने में देखने का काम कौन करता है? मन ही करता है। अगर आप किसी चीज को मन से देखें तो आपको उस चीज के बारे में गहराई से पता चलेगा, लेकिन आंखों से देखेंगे तो केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा। इसलिए हर चीज को मन से देखना चाहिए, आंखों से नहीं। तो सूरदास भी आंखों से हर चीज को नहीं देखते थे बल्कि मन से देखते थे, इसलिए उनको सारी बातें पता लगती थी। ऐसा इस वाक्य का अर्थ है।
एक इंट्यूटिव आई उनके पास थी, एक आंख थी, इंट्यूटिव आंख, दूर तक देखने की आंख। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। लिहाज करना, लिहाज न करना, कद्र न करना। यहां लिहाज से मतलब क्या है? कद्र, सोचना। आखिरी में तिवारी जी ने प्रश्न किया कि नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत बहुत समय लिया। देखिए, आप यदि किसी की मुलाकात सुनते हैं टीवी पर, रेडियो पर, तो जो मुलाकात करता होता है वह आखिरी में यही शब्द इस्तेमाल करता है कि हमने आपका बहुत समय लिया, हमने भी आपको समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, कहता है कि नहीं? उसी बात, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी नहीं लिहाज किया। आपकी उम्र का हमने लिहाज नहीं किया, आपकी उम्र की हमने कद्र नहीं की, और आपके स्वास्थ्य की भी हमने कद्र नहीं की। हमें माफ करें, आपने बहुत बहुत कीमती समय हमें दिया। तो नागर जी, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, मेरी उम्र खाली बढ़ गई है, लेकिन ये उम्र केवल संख्या में बढ़ी है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, प्रकृति मेरी अच्छी है। पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आई थी। बीच में मेरी पत्नी जो है, उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद थोड़ा टूट गया था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और क्या चारा है। जिंदा तो हूं, लेकिन क्या करें, पत्नी तो चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन लिखने तो दो। जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरा मन है, ये मन, ये हृदय, जब तक हूं तब तक लिखता रहूंगा। तुम लोग यह मानो कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। मेरे हृदय में जब तक प्राण है, जब तक मेरा हृदय चलता है, जब तक मेरा मन चलता है, जब तक मेरा मन रहे, तब तक मैं लिखता रहूं। जिस दिन शरीर से प्राण तत्व निकल जाएंगे, उसी दिन मेरा ये लेखन बंद होगा। आखिरी उत्तर जो दिया है वही पाठ का शीर्षक बना है। तो ऐसे की जाती है मुलाकात तथा साक्षात्कार। अब देखिए, यहाँ भाषा बिंदु कि निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि नहीं? सहायक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। वाक्य में जो दो क्रियाएं होती है, उनमें से सहायक जो होती है वह आखिरी क्रिया होती है, और आखिरी क्रिया के पहले जो आती है वह मुख्य क्रिया होती है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं आपको। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। देखिए, करना एक क्रिया है और पढ़ना ये दूसरी क्रिया है। तो यहाँ जो सहायक है वह वाक्य की आखिरी क्रिया जो है पढ़ा, कंस में क्या लिखोगे? पढ़ना, है कि नहीं? और मुख्य क्रिया है करना, ये तो दी हुई है। हाँ, माता पिता का यह रंग देखकर तो ये बूढ़ी काकी की और सताने लगी। बूढ़ी काकी को और सताने लगी। सताना, लगना, मतलब मुख्य क्रिया है सताना और आखिरी कौन सी है? लगना। उसकी ननद रूठ गई। उस क्रिया को क्रिया के रूप में लिखे। ये रूप उसका क्या है? सामान्य रूप है कि नहीं? काल के चलते हम बदलाव कर लेते हैं, ऐसे नहीं। हम हर रोज खाना खाते हैं, खाया है, ऐसे करते हैं कि नहीं? खाया, खाते, इसका क्या है? मूल रूप खाना। मूल रूप में एक क्रिया करें, इसका ये परावर्तित रूप है। उसकी ननद रूठ गई। यहाँ रूठना जो है ये मुख्य क्रिया है, और गई मतलब जाना ये सहायक क्रिया है। वे हड़बड़ा उठे। हड़बड़ाना ये है मुख्य क्रिया, और उठना ये है सहायक क्रिया।
एक बात हमेशा याद रखें, वहां उसने सहायक क्रिया पूछी है या मुख्य क्रिया पूछी है, ये देखिए। अगर मुख्य क्रिया पूछी है तो आखिरी क्रिया के पहले जो आती है उसे मुख्य क्रिया के तौर पर लिखना है, और सहायक क्रिया यदि पूछी है तो आखिरी क्रिया जो होती है वही सहायक क्रिया होती है। वे पुस्तक पकड़े न रख सके, रखना ये मुख्य क्रिया है और सकना ये सहायक है। अगले वाक्य में देखिए, लौटाना ये मुख्य क्रिया है और देना, देना ये क्या है, सहायक क्रिया है। यहां देखिए, दिखने लगा, दिखना ये मुख्य है और लगना ये सहायक है। समझ पाया, समझना ये मुख्य है, पाना ये क्या है, सहायक है। आ पहुंची, आना ये मुख्य है, पहुंचना ये सहायक है। चले गए, चले गए, चलना ये मुख्य है और गए यानी कि जाना ये क्या है, सहायक। गए का मतलब होता है जाना, गई, गए, जाना ये मुख्य क्रिया है, हालांकि जाना का ये भूतकालीन रूप है, इतना याद रखें। और आगे चलकर जो है कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह मैंने आपको 9वीं कक्षा में पढ़ाए थे, फिर से एक बार ये कारक चिन्ह मैं पढ़ा दूंगा, तो तब अच्छी तरीके से देखें, याद रखें। आगे जब समय मिलेगा तब मैं ये काम पूरा करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।